नमस्ते। हमारे नमस्कार। नए वर्ष के कार्यक्रम 2025 चुनौती 2025 में हरभजन सिंह सिद्धू साहब का स्वागत है। सिद्धू साहब, ये कार्यक्रम हम लोग इस 2024 साल में, नए साल में कर रहे हैं, जिसमें समाज के अलग-अलग जो आप लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विशेष चुनौतियाँ क्या-क्या हैं। जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार से आर्थिक चुनौती की बात हुई, डिफेंस वाले। आपसे ज़रा ये सिद्धू साहब समझना चाहेंगे कि जो हमारे हमारे देश का जो मज़दूर वर्ग है, उसकी तो ऐसे ही बहुत हालत खराब है। लेकिन आज अगर मज़दूर लेबर की बात करें, तो मुख्य चुनौती इस साल आपको क्या लगती है? 2-3 चीज़ें जो उसके सामने चुनौती हैं। लेबर लॉज़ और तो इस सरकार ने अब खत्म ही कर दिए हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि असली चुनौती इस समय वॉल्यूम बढ़ाइए। मज़दूरों के सामने? जी, सिद्धू साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद जी, आपने मौका दिया मेरे को नव वर्ष के ऊपर मजदूरों के देश के अंदर क्या हालात हैं उसके ऊपर बात करने का। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को जो भी देख रहे हैं नव वर्ष की शुभकामनाएं। आनंद जी, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त पिछले वैसे तो 10 साल से है और वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती होती अभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया इशू वर्कर का, क्योंकि ये सरकार जो है तीसरी दफा चुनी गई है देश में, परंतु पूरा 100% पूंजीपतियों के गोद में बैठी हुई है और पूंजीपतियों के ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। अब हमारे देश में वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और थ्रू सीक्रेट बैलेट से वोटर अपनी सरकार को चुनते हैं। बावजूद के चाहे पॉलिसीज कैसी भी हों, परंतु चुने जा रही है, तीसरी दफा चुनी गई है, रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। परंतु क्योंकि वो जो चुने जा रहे हैं, हमारा मानना तो ये है, ये सिर्फ क्योंकि देश की जनता को इन्होंने रिलीजन बेस पर बहुत शार्पली डिवाइड कर दिया सोसाइटी को, और वो एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया है कि अगर नौकरी मिले या ना मिले, हमारे संवैधानिक हकों की सरकार चुनी हुई जो वायदे करती है मैनिफेस्टो में, उसको पूरा करे या ना करे, परंतु हमारे को यही सरकार चाहिए, क्योंकि देश के अंदर ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, और अभी भी कह रहे हैं कि देश में हिंदू खतरे में है। मतलब कि ऐसा माहौल देश का बना दिया। अब आप जैसे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जो पत्रकार अपने यूट्यूब से लोगों को प्रेजेंट सिचुएशन से अवगत कराने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो हमारा डेमोक्रेसी का चौथा खंबा है, जो नेशनल मीडिया है, वो अभी सही कहते हैं, उसमें कोई मतलब कि दो राय नहीं है, वो गोदी मीडिया है। और वो सारे चैनल पर आप कोई भी चैनल ऑन करके देख लीजिए, किसी चैनल पर आम नागरिक की जो गंभीर समस्याएं हैं उसके ऊपर कोई बहस नहीं होती है। अब वो बहस ऐसे मुद्दों पे होती है जिसका कोई आम नागरिक की रोजी रोटी पर कोई असर ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है उससे। और अगर कोई भूला भटका हमारे जैसा कोई वो बुला ले, बल तो हमारे को तो कभी बुलाते नहीं है, तो वो अगर बात शुरू भी करें इस पर, तो जो नए यंग लड़के लड़कियां जिन्होंने जर्नलिस्ट का कोर्स किया है, वो इस तरीके से टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, जैसे थर्ड डिग्री मेथड पुलिस इस्तेमाल करती है। थाने में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जाकर एसएचओ के सामने कुछ ऊंची आवाज से बात करने लगे। तो ऐसा एक टेरर सा बना दिया है कि ना तो कोई ब्यूरोक्रेट सुनने को तैयार है, ना कोई इलेक्टेड जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नमेंट बनने के बाद मिनिस्टर बन गया है। और इसका मैंने अपनी तरफ से जो निचोड़ निकाला है कि अभी फिलहाल पिछले कई सालों से कैबिनेट में जो बहुत बड़े कॉरपोरेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूंजीपति मिनिस्टर बन गए हैं। तो उनकी सोच और उनका एंगल जो है वो अपने कॉरपोरेट घराने में जो उनको दिक्कतें आती हैं उसको एंगल रख के सोचते हैं, ना कि वो आम देश के नागरिक की समस्या को देख के रखते हैं। अभी आनंद जी, हमारे देश में हाईएस्ट बेरोजगारी है, और बेरोजगारी को दूर करना जो आम नागरिक के वोट से चुनी हुई सरकार है, जिसने सरकार बनाई है, उनके मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि हमारे संविधान में लिखा है हर दो हाथ को काम देना, तभी तो देश विकसित होगा ना जी। अब जब किसी के हाथ में काम ही नहीं, 80 करोड़ को आप 5 किलो गेहूं दे दो, वो गेहूं खाने वाला गेहूं खा ले, चावल खाने वाला चावल खा ले, घर में बैठा रहे, बच्चे स्कूल जाए ना जाए, वहां गलियों में खेलते रहें, बिजली आए या ना आए, और बीमार होने पर कोई दवा मिले या ना मिले,
उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम आपको घर बैठे खाना दे रहे हैं। अब ये इससे ज्यादा देश की ये दुर्भाग्य मैं तो नहीं समझता हूँ। आज 75 साल में मैंने देखा हो कभी अपने, मेरी भी 70 क्रॉस कर गया, प्लस हो गया हूँ। मैंने पिछले 50 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं इंदिरा गांधी के टाइम पर रेलवे की जो 74 की स्ट्राइक में 22 साल का था, मैं जेल चला गया था, विदाउट इंक्वायरी नौकरी से निकाल दिया था। और इमरजेंसी में बरी होना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि क्रिमिनल सैबोटेज के केस थे वो। मैं जनता पार्टी जब आई तो तब मैं सेशन ट्रायल में बरी हुआ उसमें। परंतु वो भी एक जमाना देखा था हमने इमरजेंसी का भी। परंतु अभी तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। और जो सही बात सुनने के लिए अगर कहीं मंत्री पे मौका मिल जाए हमारे को जाने का, तो वो जब हम बात रखते हैं तो ऐसे देखने लगते हैं जैसे कसाई बकरे को देखता है कि ये कहाँ से ऐसी बातें सच्चाई बोलनी शुरू कर दी है। तो हमें बड़ा कष्ट होता है कि भाई देश का नागरिक जो इनको अपनी वोट से चुन के भेजता है, आप ना तो ये मिनिमम वेज को अभी तक देश के अंदर एक आम नागरिक को, जो एक साइंटिफिक फार्मूला है हमारा 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में कि जिंदा रहने के लिए एक मजदूर को कितनी कैलोरी इंटेक होनी चाहिए, तो वो 2700 कैलोरी इंटेक होनी चाहिए। उसके हिसाब से जो फार्मूला है वो दो मियाँ बीबी और दो बच्चे, जिसको दो बच्चों को एक यूनिट मानते हैं, 3 यूनिट के लिए अगर कैलकुलेट करें तो आज 35,000 रुपया सैलरी बनती है। परंतु अभी यहाँ पर 8,000 में भी अगर नौकरी कोई दे दे तो वो गुलाम बना के देता है। और अगर जरा सी भी वो अपनी हक की बात करे तो दूसरे दिन गेट से उसको अंदर ही नहीं आने देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये अंग्रेजों वाला जो राज चला है उसी तरीके से बंधवा मजदूर है, मुंह पे जबान है परंतु खोल नहीं सकता है। जैसे ही उसने अपने हक की बात की उसे किक आउट करके बाहर कर देते हैं। कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी ये इंश्योर नहीं कर रही है कि भी उसको कितना वेतन मिलना चाहिए। अगर वो काम कर रहा है तो काम करने की जगह में उसका हेल्थ एंड सेफ्टी का कौन इंश्योर करेगा। और लेबर लॉज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करने का जिम्मा लेबर मिनिस्ट्री का है। अब लेबर मिनिस्ट्री ने तो पिछले 15 साल से हमारे पूरे हिंदुस्तान के लेबर के सारे लेबर कानूनी 44 बदल कर दिए, रद्दी कर दिए, 15 तो रिपील कर दिए, 29 को इन्होंने कहते हैं सब मर्ज किया है, परंतु सब मर्ज नहीं किया। उसमें वर्कर के हितों में जो अंग्रेजों के जमाने से लेकर आजादी के बाद तक संघर्ष करने के बाद जो फैक्ट्री एक्ट वगैरह जो मिले थे हमारे को, उसको इन्होंने प्रो वर्कर प्रोविजन निकाल दिए और प्रो एम्प्लॉयर प्रोविजन सब डाल दिए उसमें। अब कोई भी वर्कर हड़ताल की बात करेगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें इन्होंने ऐसा कानून लगा दिया है प्री कंडीशन कि अगर कोई हड़ताल पे जाएगा तो जरूरी नहीं हो एसेंशियल कैटेगरी हो। अब कहते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों को हड़ताल का नोटिस देना पड़ेगा, और वो पहले सिर्फ 15 दिन का नोटिस देते थे, अब इन्होंने 2 महीने का नोटिस कर दिया। ड्यूरिंग नोटिस कोई भी यूनियन जो है हड़ताल पर नहीं जा पाएगी। और रिकंसिलेशन डीम टू हैव बीन स्टार्ट, अभी अधिकारी नॉमिनेट हुए नहीं, और कौन सुनेगा उनकी बात को, रिकंसिलेशन कौन कराएगा, वो उससे पहले ही वो इन्फोर्स हो जाता है। और अगर वो जाएगा हड़ताल गैर कानूनी होगी तो ये भी इन्होंने व्यवस्था कर दी है कि उसको गैर कानूनी हड़ताल को उसकी यूनियन की रिकॉग्निशन विड्रॉ हो जाएगी। लीडर कैन बी अरेस्टेड बाय एनी पुलिसमैन विदाउट एफआईआर, और आपको आपका 20,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए का जुर्माना, 2 महीने से लेकर 6 महीने की कैद। तो अब बताइए जनाब, ये अंग्रेजों का जमाना नहीं है तो कौन सा जमाना है कि अपने वन ऑफ दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड में वर्कर अपनी बात ही ना कर पाएगा, और अगर मालिक उसको कहे तो ये मेरे सामने जो आपने मुद्दा बहुत अच्छा रखा है, नए साल में वर्कर के सामने, देश का कामगार के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां हैं अभी जो हैं ये। तो मैं सिद्धू साहब, मैं एक बीच में आपको टोक रहा हूं। देखिए, आप एक चीज ये थी कि जब संगठित क्षेत्र का मजदूर ज्यादा संगठित था, उसको न्याय मिलता था, तो अपने आप असंगठित क्षेत्र में भी उसकी परछाई, उसका फर्क पड़ता था, क्योंकि फिर आप इतना एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते थे जी। संगठित क्षेत्र में आपने सबको डाल दिया संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग में। कोई कानून की सुरक्षा नहीं है, कोई पीएफ ईपीएफ नहीं है, कोई सामाजिक न्याय आरक्षण कोई नहीं है, कोई अस्पताल की सुविधा नहीं। तो एक तरह से आपने बिल्कुल मनमौजी कर दी है। इसमें मैं एक चीज इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि डल्लेवाल साहब आज मौत से जूझ रहे हैं, किसी दिन भी खराब खबर आ सकती है।
वो भी आपका किसान जो खेतिहर मजदूर है, हो सकता है डायरेक्टली वो संगठित ना हो, आपसे फर्क, लेकिन वो भी तो आपका हिस्सा है। जब आप मजदूर की बात करते हैं तो उसकी भी बात करते हैं। कोई सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार बिल्कुल कान में तेल डाल के सोई हुई है कि डल्लेवाल साहब शहीद होते हैं तो शहीद होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस पर एक टिप्पणी चाहूंगा आपकी। देखिए साहब, जब पहले किसानों ने जो 3 काले कानून लाए थे कृषि के, वो उनका अपना तो जो निजी मांग तो थी, परंतु सबसे बड़ी देश के लिए वो एक उनका प्रोटेक्शन था। अगर किसानों की जमीन पर खेती जो है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग हो जाती, तो जो 3 एकड़ के मालिक हैं वो खेत में ही मजदूर बन जाता। और वो ऐसे ऐसे उसके कंडीशन लखवा लेते उस पर, जब एमओयू बनता कॉर्पोरेट फार्मिंग का, तो वो जमीन छुड़वा ही नहीं सकता था। उसके बच्चे भी खेत में गुलामी बन के बैठे रहेंगे। मंडी खत्म करने का, जहां पर वो अपना मेहनत से 24 घंटे 12 महीने खेत में ही रहता है बेचारा, और सर्दी में पानी काटता है, गर्मी में अपना हल चलाता है। तो उसको इतना खतरनाक वो कानून बनाया था कि बड़े बड़े जो चंद घराने हैं जिनको गवर्नमेंट ने तय कर रखा है कि हमने उनको इतना पैसा करवा देना है। अभी हमारा 10% पॉपुलेशन के पास 80% के करीब वेल्थ चली गई है। तो ये चाहते हैं कि कुछ लिमिटेड आदमी रहे, गिने चुने, सारा देश का जितना भी वेल्थ है उनके हवाले कर दो। तो वो अगर आप देखें, जो किसान का अभी आपने बात की है, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। उन्होंने बेचारों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, 1 साल से ज्यादा वो धरनों पे बैठे रहे अपने देश में, आजाद मुल्क में। उन किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रहे, राजधानी में, कि हम नहीं आने देते, आओगे तो आ जाओ, आपके हमने तोप खाने लगा दिए हैं, आप बढ़ोगे तो गोली चलेगी। और गोली चलाने ना पड़े तो अपने सिटीजनों में बांट दिया कि ये तो खालिस्तानी है, ये टेररिस्ट हैं, फॉरेन फंडिंग आती है। बजाइए उनका जो जेन्युइन काम है उसको सुनने, हल कराने के लिए, उनके ऊपर ऐसे ऐसी लानतान इन्होंने करी। तो हमने आजाद देश में अपने देश के नागरिक को, आप किसान को जिसको हम अन्नदाता बोलते हैं, उसको देश का एक दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया, उनको लेवल। फिर भी सच्चाई पे लड़ रहे थे वो। बाद में इन्होंने 700, 750 के करीब किसान मरे, शहीद हुए वहां पर। इतने बॉर्डर पे नहीं मरते हैं जितने किसान वहां पर कड़कती ठंड में मर गए, क्योंकि उसमें 95 साल का बुजुर्ग भी बैठा था, 2 साल का बच्चा भी बैठा था, लेडीज महिलाएं भी बैठी थी। वो तो बात अलग है कि जो आप जैसे हमदर्दी हैं देश के आम मेहनतकश मजदूरों और किसानों के, वो उनकी खबर खुबर को कहीं से इधर उधर से चलाते थे तो उनको देशद्रोही बोल देते थे कि ये देशद्रोही हैं, विदेशों में खबरें जा रही हैं इनकी। वो ऐसा माहौल खड़ा किया था, हम उनके साथ में थे, हम जाकर बैठे उनके धरनों में, और हम देख रहे थे कि उनके साथ आम पब्लिक की बड़ी हमदर्दी थी। हरियाणा के सारे लोग बागों ने अपने घरों से खाना सामान देना शुरू कर दिया, लड़वाना शुरू किया इन्होंने पंजाब और हरियाणा को। वो लोग बात समझ गए और उसमें वो नहीं बटे, वो कह रहे हम तो किसान हैं, चाहे पंजाब का है चाहे हरियाणा का है। फिर यूपी का किसान भी आके कूद गया। और मुझे याद है जो टिकैत जो है वो रात को रो पड़े थे जब उनको ये खबर मिली कहीं से कि मैं अगर चला जाऊंगा यहाँ से तो 300 निहत्थे जो लेडीज थी, बच्चे थे, उनका मर्डर कर देगा वहां का एक एमएलए। गुंडे लाके खड़ा था वहां पर बॉर्डर के ऊपर। तो ऐसे हालात में फिर जब देखा इन्होंने कि ये हट ही नहीं रहे हैं और इलेक्शनों में असर पड़ेगा, तो एकदम फाइन मॉर्निंग को आके प्रधानमंत्री जी ने कहा, बनाए तो इनके हित में थे, अगर इनको नहीं अच्छा लगता मैं वापस ले लेता हूँ। और जो जो उनकी मांगे मानी कि भाई हम आपको आपके 3 काले कानून वापस लेते हैं, आपकी मंडी को और ज्यादा मजबूत करेंगे, आपको एमएसपी देंगे, और आपकी फसल को जो है वो हम 100% उठाएंगे। अब किसान बेचारा लोगों के लिए फसल उगा रहा है और खुद भी अपना पेट पालेगा, उसके लिए ऐसे काले कानून लाने के लिए अगर वो संघर्ष करना पड़ा 1 साल तक, मेरे ख्याल से मैंने दुनिया में मैं जाता हूँ मीटिंगों में, ऐसा बड़ा आजादी का जरूर हमारा स्ट्रगल अंग्रेजों के खिलाफ चला। जो 250 साल राज कर गए अंग्रेज, वो इसी तरीके से राज कर गए 250 साल के हमारे देश के अंदर, बांटो और राज करो। और इन्होंने हमारे देश में आजादी के बाद 75वां साल जो अभी कह रहे हैं कि ये देश का स्वर्ण जयंती मन रहा है, उसके अंदर उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया, उनके ऊपर केस बना दिए, अभी तक केस विड्रा नहीं किए। 700 आदमियों को, बच्चों को, आश्रितों को नौकरी देनी थी, वो नहीं दी इन्होंने। हर गांव में डेड बॉडी गई है वहां पर। तो इन्होंने जितने भी
वो वायदे किए थे अभी तक पूरे नहीं किए हैं, और अब बेचारे फिर वो डल्लेवाल जी देखो, उनको अभी भगवान उनकी जान बचा दे, परंतु गवर्नमेंट जो है बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। किसी नेशनल मीडिया में इस बारे में कि किसान, एक नेता डल्लेवाल पिछले 40 दिन से ज्यादा हो गए उसको धरने पे बैठा है, मौत से जूझ रहा है, और सरकार जो है वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है टीवी के अंदर, नौजवानों को तैयार कर रहे हैं देश के अंदर। अरे नौजवान, तुम्हारे किसान भूखे मर रहे हैं, उनकी मांगों को आप कुचल रहे हो। आपने अपने चंद पूंजीपतियों गौतम अडानी को हरियाणा में हजारों एकड़ लैंड दे के साइंटिफिक वे में स्टोरेज बनवा लिए थे आपने। तो अभी आपको सिर्फ चंद आदमियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। आम देश का नागरिक, चाहे किसान हो चाहे मजदूर, जिसकी कीमत, मैं नंबर नफरी बता रहा हूँ, 54 करोड़ से ज्यादा तो भी देश में कामगार है जो अपने खून और पसीने से देश का निर्माण कर रहा है। और ये कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, मुझे नहीं मालूम ये कैसे, किसका सत्यमेव जयते ध्यान रख रहे हैं। और उनके उनके हकों के ऊपर ओपन डकैती है जी। वर्कर इस वक्त गुलाम है। और जो हमारे जैसा लीडर बोलता है, हमारे को भी ये क्योंकि मेरे तो फादर फ्रीडम फाइटर थे, देश को आजाद कराने में सुभाष चंद्र बोस के साथ सिंगापुर पुलिस छोड़ के उन्होंने आईएनए ज्वाइन कर लिया था। अंग्रेजों ने अरेस्ट करके आखिर में काला पानी 12 महीने रंगून जेल में रखा था। तो इसलिए मेरे पे ये देशद्रोही का मुकदमा नहीं बना सकते हैं, तो नहीं तो अदरवाइज ये कसर ना रखें ये। तो इसलिए आपका जो इशू है, हमारा पूरा 10 मजदूर संगठन किसानों के साथ में है, बातचीत हमारी जारी है। कल फिर हम उनसे फिजिकली मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ी मीटिंग जल्दी अर्ली कर दी है, 15 को पहले वो कर रहे थे, तो 13 को हम दोबारा उनसे मिल रहे हैं। और देश का सारा मजदूर उनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जायज मांग को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और सरकार को हम कोशिश करेंगे कि उनको ये जो जात में इन्होंने हिंदू मुसलमानों में बांट दिया है, इसके अंदर जनता को भी थोड़ी समझ आ रही है। तो अंत में ऐसी जो सरकार है, इनको सबक सिखाना ही चाहिए, ये मेरा मानना है जी। सिद्धू साहब, बस मैं चलते चलते एक छोटी बात आपके साथ शेयर कर लूं। आप बड़े यूनियन लीडर हैं, मैं भी पत्रकारिता करता हूं, लेकिन जो असमानता बढ़ गई है, मुझे ईमानदारी से बताओ, अब कभी कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं खाना, बच्चों की बर्थडे वर्डे होती है, मैं जब बाहर निकलता हूं तो मुझे अपराध बोध होता है। मुझे लगता है कि जितनी मैं तनख्वाह दे रहा हूं अपने किसी से लड़के को, उतने का मैं खाना खा के आ रहा हूं। ये नहीं हो सकता है इस देश में। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप अपराध की तरफ, आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अगर ये नहीं करेंगे, रोटी आदमी को नहीं मिलेगी तो वो छीनेगा रोटी आपसे। ये मालूम नहीं सरकार को क्या हो गया है। मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पे, ये कोई हम अब मानव सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको उनकी रोटी भर का नहीं देंगे, मूल बेसिक नहीं देंगे, तो आप एक कौन सा समाज बना रहे हैं भाई। मैं बहुत छोटी टिप्पणी। सिद्धू साहब, इसमें इसमें आनंद जी देखिए, ये इनइक्वालिटी तो इतनी देश में बढ़ गई है कि हमारा एक पूंजीपति अपने लड़के की शादी करने के लिए 6 महीने मजमा लगाए, और उसमें 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। प्रधानमंत्री से लेकर दौड़े चले जा रहे हैं उसकी शादी में मुबारकबाद देने के लिए, बड़े बड़े धर्मगुरु भी पहुंच रहे हैं वहां पर। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर रोटी खाने को नहीं है, आप उसकी आजादी खोस ली है। आज किसी भी फैक्ट्री में अगर वर्कर कहता है जी मेरे को तो जो मिनिमम वेज है वो दे दो, तो वो कहता है चल दफाओ यहाँ से, तेरे को नौकरी नहीं देते हम। और ना लेबर मिनिस्ट्री सुनती है। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट इशू कर दिया कि लेबर लॉज को खत्म करना है, तो मालिक और भुखमंगे में जो भूख से त्रस्त है, वो एमओयू साइन कर ले कि आप कुछ नहीं मांग सकते, आपको इतना वेतन मिलेगा, बाकी 2 साल की एमओयू हुई, उसके बाद आप अपने घर जाओ, ना आपका पीएफ कटेगा ना आपका ईएसआई कटेगा। आज दिल्ली शहर में क्योंकि जो मिनिमम वेज तय की है दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसको इंश्योर नहीं करवाते कि वो लागू है कि नहीं है। 90% लोगों को 8,000 10,000 तनख्वाह मिल रही है, वो सारे के सारे मिनिमम वेज की वजह से। और कुछ आदमी रखे हुए हैं उन्होंने रजिस्टर पर 10 से कम, वो कहते हैं इतने ही हमारे आदमी, बाकी ठेकेदार के हैं ना, वो ईपीएफओ में आते हैं। पीएफ का जो सोशल सिक्योरिटी है वो वर्कर के लिए बनाई है, और उसमें कवर नहीं होते। ईएसआई जो हॉस्पिटल एंड ट्रीटमेंट के लिए, वो उसमें कवर नहीं होते हैं। तो सबको गवर्नमेंट खुद साजिश के तहत इन फैसिलिटी से भी बाहर कर रही है। और बाकी अगर प्रधानमंत्री अनाउंस कर देते हैं अपनी मीटिंग में वोट लेने के लिए, मैंने सबको फ्री मेडिकल दे दिया, आयुष्मान भारत बना दिया। अरे भाई, आयुष्मान भारत को आप ईपीएफओ में क्यों जोड़ रहे हैं? ईपीएफओ जो है जी, वो सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। वर्कर काम करता है अपने मेहनत के पैसे से, उसमें पैसा देता है।
आप उस हॉस्पिटल को तो दम तोड़ने के लिए उसमें डॉक्टर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, मेडिसिन वहां पर मिल नहीं रही है, वहां पैसा देंगे, परंतु आप एम्प्लॉयर को कहेंगे कि आप जिस मर्जी तरीके से इनका उत्पीड़न करिए। आज लेबर कोड लागू हो गए तो लेबर कोड खत्म हो जाएंगे, ट्रिब्यूनल बन जाएगा। ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रार को इतनी पावर दे दी है कि वो जिस मर्जी की यूनियन की मान्यता खत्म कर देगा, उसको हम स्टे के ऑर्डर नहीं होंगे ट्रिब्यूनल में, वो अपना वर्कर सड़क पे धक्के खाता रहेगा। तो ऐसा हमारे देश के अंदर जितने भी इन्होंने इंटरनेशनल लेबर लॉ के ऊपर ILO जेनेवा में जो कमिटमेंट किए हैं और 57 ILO कन्वेंशन रिकमेंडेशन प्रोटोकॉल लागू किए हैं, उनके जस्ट कॉन्ट्ररी सारी की सारी पॉलिसीज बना दी इन्होंने कि वर्कर के ट्रेड यूनियन के ऊपर खतरे हो गए, वर्कर जो है बंधवा मजदूर हो गया, और उनको बांट रखा है इन्होंने डिफरेंट धर्म के, उसमें तुम फला धर्म के हो, तुम फला जाति के हो। तो इसलिए देश के अंदर ट्रेड यूनियन ये कहते हैं कि ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की बर्बादी करने के लिए तुरा, इसको खत्म करो पहले। तो अगर ट्रेड यूनियन ही खत्म हो गई, जैसे अंग्रेज नहीं बनने देते थे, वो सजा भी करते थे, जुर्माना भी करते थे, सेम पैटर्न इन्होंने लेके आ गए हैं हमारी डिफेंस के अंदर। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का, इन्होंने जबरदस्ती कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का, 85,000 कर्मचारी काम करता है। चाइना और पाकिस्तान से वहीं के बने हुए तो पोलों से लड़ाई लड़ी गई थी, जो हमने युद्ध जीते हैं, आज उनको कॉर्पोरेटाइज करके 7 कंपनियां बना दी। हमने उसके ऊपर कहा बात सुनो, बात नहीं सुन रहे। हड़ताल की हमने तैयारी करके 5 दिन नोटिस देकर हड़ताल पे चले गए, 5 दिन के अंदर भी बात नहीं करी। 98% हड़ताल रही है उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में। फिर हमने कहा नहीं सुनते तो अनिश्चितकालीन की हड़ताल पे जाएंगे। इन्होंने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया कि नहीं, आप एसेंशियल सर्विसेज में हैं, आप हड़ताल पे भी नहीं जा सकते हैं। हम कोर्ट में गए और चीफ जस्टिस दिल्ली कहता है कि आपका कैसे केस में एडमिट कर लूं, उधर का हमारा पड़ोसी देश हमारे पे हमला कर दे, तुम अपना हड़ताल पे चले जाओ। अरे भाई, ये फंडामेंटल राइट के ऊपर अटैक है। वी आर सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम अपने देश पे पड़ोसी देश को कैसे हमला करने देंगे? कि हम कहीं बिल्कुल पागल हैं कि हम हड़ताल करके बैठ जाएंगे, पड़ोसी देश हमारे पे हमला करेगा? ऐसी बातें चारों तरफ जुडिशरी भी सुन नहीं रही है और सरकार की कोई मिनिस्ट्री सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो देश का जितना भी वर्कर है वो इस वक्त गुलामी की उसके ऊपर चल रहा है। अभी जो लेबर मिनिस्टर है वहां पर अगर बात हम रखें कि ये चीजें वर्कर के साथ ग्राउंड लेवल पे हो रही हैं, बंधवा मजदूर बन गया है, वो कहता है कि हरभजन सिंह आप चाहते हो कि मैं सारी फैक्ट्री बंद करके लोगों को सड़क पे निकाल दूं, और कहते हैं कि आप इतने एग्रेसिव हो जाते हो। मैंने कहा आप देश के आम वर्कर की पीड़ा को सुनना ही नहीं चाहते हैं, जो उसका फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप कैसे मंत्री हैं? लेबर मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर कस्टोडियन है देश के कामगार का, उसके हकों का, उसके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। परंतु अगर बाड़ी खेत को खाएगी तो उस देश का क्या हाल होगा? तो हालात बहुत खराब है। आनंद जी, आपने ऐसा अच्छा चुना है, इसके ऊपर हमारे को कोई भी नेशनल चैनल कभी भी बात रखने को नहीं कहता है। ये कहते जरूर हैं, हम 75 साल हो गए, हम आजाद हैं, और अभी हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, 47 में हम विकसित देश हो जाएंगे। ये सब हौसले हैं। अगर 80 करोड़ को आप 5 किलो गेहूं दे रहे हो, कौन सी 5वीं अर्थव्यवस्था है वो? अर्थव्यवस्था का आम नागरिक के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सरकारी स्कूलों के दम टूट गए, सरकारी हॉस्पिटल में कोई है ही नहीं, डॉक्टर नहीं है, ना वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है, ना वहाँ पर मेडिसिन मिलती है। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, देश को लूट रही है। आम देश के नागरिक के ऊपर बहुत अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन्होंने लगा रखी है, और अभी डल्लेवाल जी की हालत बहुत सीरियस है। बहुत वहां पर फिर दोबारा एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। अभी हमारे 10 मजदूर संगठनों की कल मीटिंग उनसे वार्ता होने वाली है, तो हम आने वाले समय में एक देश के अंदर बड़ा एक संघर्ष का ऐलान करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धू साहब, और इसी आशा के साथ कि भाई 2025 में सरकार की कुछ सद्बुद्धि आई। ये आपके अपने लोग हैं, ये आप अपने लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं, वो सरकार तो छोड़ दी, इंसानियत से भी बुरा हुआ है। उम्मीद है कि कुछ तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक सेकंड और लूंगा आपका, क्योंकि अभी हमने फाइनेंस मिनिस्टर ने प्री बजट कंसल्टेशन के लिए बुलाया हमारे को। मैंने उनको कहा कि आप 200 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का 500 बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉयर को दे रहे हैं कि वो इनको जॉब क्रिएट करेंगे, 4 करोड़ जॉब 4 साल में बनाएंगे। अरे मैंने कहा 50 लाख से ज्यादा
श्रीमती जी, हमारे देश में रेगुलर वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, सैंक्शन पोस्ट एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में, रेलवे में पड़ी हैं 3 लाख पोस्ट खाली। तो आज आप अपने बजट स्पीच में बोल दो कि उसको आप 3 महीने में भर दो। तो प्रधानमंत्री जी जिन्हें बड़े मीटिंग में बोले कि मैंने 50 लाख को डिसेंट जॉब दे दी है, उधर ध्यान नहीं है। टैक्स पेयर का 200 करोड़ बिना किसी से कंसल्टेशन के बजट स्पीच में बोल दिया। मैंने कहा आईएलसी पिछले 2015 के बाद नहीं बुला रहे हैं प्रधानमंत्री, लेबर मिनिस्ट्री, और आप फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो लेबर मिनिस्ट्री का काम कर रही है। अपने बजट स्पीच में बोला, बजट में पास हो गया तो आप 2 लाख करोड़ रुपया देश के टैक्स पेयर का वो बड़े बड़े 500 धनाड़ जो सेठ हैं उनको उनके हवाले कर देंगे। तो हमने उनको सारी बातें रखी, तो उनको ऐसे लगा कि मैंने कहा आप जीएसटी में मेडिसिन के ऊपर आपने जीएसटी लगा रखी है, तो उसके ऊपर कहने लगी वो मैं नहीं करती हूँ, जीएसटी काउंसिल करता है। अरे मैंने कहा मैडम जीएसटी काउंसिल तो आप ही ने बनाई है। नहीं, मेरा ये स्टेट मिनिस्टर है, ये उसका चेयरमैन जरूर है, इसकी सुनता कोई नहीं है, तो लिहाजा जो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई है वही हमने उसमें आगे लगा दी है। तो मैंने कहा मेडिसिन के लिए मैं आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर किसी हार्ट पेशेंट को, गरीब आदमी को अगर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जिंदा रहने के लिए, आपको ये गोली खानी है, वो आउट ऑफ स्टॉक है, मिलती नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट मिलता है, वो स्पेशलिस्ट कहता है सब्स्टिट्यूट से बचोगी नहीं, तो इसलिए जिंदा रहना बाजार से खानी है। तो 100 रुपए की एक मेडिसिन की गोली है, तो उस पर भी जीएसटी लग रही है, तो उससे आप क्यों नहीं इसमें लिंक करते? कहते नहीं, वो इशू दूसरा है, वो इशू जो है उसके ऊपर स्टॉक में है या नहीं है वो मेरा इशू नहीं है, मेरा इशू तो यह है जीएसटी का। तो फिर ऐसे हमने उनके सारे बातें रखी। तो उनको कहा कि ये जो जितने भी आपके इतने धनाड़ सेठ बन गए हैं जिनके 10% के पास 80% वेल्थ चली गई है, क्यों नहीं उन पे सुपर टैक्स लगाते? आप उनके ऊपर सुपर टैक्स लगाइए 2%, आम आदमी के हाथ में नौकरी दीजिए, फ्री खाने को मत दीजिए लोगों को। और अगर आप चाहते हैं फ्री खाने को मिलना है, मनरेगा में आपको कम से कम 200 दिन की नौकरी देनी चाहिए, 600 रुपया कम से कम दिहाड़ी उनको देना चाहिए, वो बच्चे के साथ कैसे पलेगा? तो ये बहुत गंभीर विषय है जी। अगर आप कभी खुला टाइम और मेरे को देंगे तो मैं सारे इश्यूज के ऊपर क्रमवार आपके सामने अपनी बात देश के मजदूरों की रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धू साहब, एक बार बजट से पहले इस मुद्दे पे थोड़ा हम लोग अलग से एक चर्चा कर लेंगे, केवल बजट को ध्यान में रखते हुए। जी जी बिल्कुल रख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।